तो अब हम इसकी परिभाषा की ओर चलें और अब हम बेहतर स्थिति में होंगे राष्ट्र की परिभाषा को समझने में। What is the definition of the word nation? जो राजनीतिक विचारक हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, उन्होंने, जैसा मैंने पहले बताया, अपने अपने तरीके से इसको परिभाषित किया है राष्ट्र को। और पूर्व में मैंने आपको बताया था कि कुछ लोगों के अनुसार राष्ट्र जो है वो मात्र 3-4 तत्वों का संगठन है, जबकि सच्चाई तो ये है कि इसमें ये अभी थोड़ी देर पहले बताए गए 7-8 तत्वों का सम्मिश्रण होना जरूरी है। राष्ट्र की परिभाषा मुख्य रूप से 3 तरीकों से की गई है, 3 नजरिए से की गई है। वो तरीके जो हैं वो नजरिए की ओर इशारा करते हैं, दृष्टिकोण की ओर इशारा करते हैं। कई लोगों ने तो कहा है कि राष्ट्र की परिभाषा का आधार उत्पत्ति हो, शब्द की उत्पत्ति, नेशन। कई राजनीतिक शास्त्रियों ने राजनीतिक दृष्टिकोण को ज़्यादा अहम माना है। कई लोगों ने शब्द की उत्पत्ति को, राष्ट्र शब्द जो है उसकी उत्पत्ति जहाँ से हुई उसको महत्वपूर्ण माना है, प्राथमिकता दी है। कुछ लोगों ने राजनीतिक दृष्टिकोण से राष्ट्र शब्द को परिभाषित करने की कोशिश की है, और कई तो ऐसे हैं, कई विद्वान, जिन्होंने राष्ट्र की परिभाषा में संस्कृति और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को शामिल किया है। पहला शब्द की व्युत्पत्ति के आधार पर पहला दृष्टिकोण, पहला नज़रिया, दूसरा नज़रिया राजनैतिक दृष्टिकोण से, और तीसरा नज़रिया सांस्कृतिक या ऐतिहासिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से। इन सब का विवरण थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करें इन सब के बारे में। शब्द की उत्पत्ति के आधार के मायने क्या हैं? जैसा मैंने बताया कि नेशन शब्द से बना है, और नेशन शब्द नैशियो से बना है। लातीनी भाषा में नैशियो का अर्थ मैंने क्या बताया था? जन्म या वंश, रेस। तो शब्द के अर्थ के आधार पर यदि हम जाएं, उसकी उत्पत्ति पर जाएं, तो राष्ट्र का अर्थ हुआ वह जन समूह जो वंश अथवा जन्म की एकता से बंधा है। ऐसा जनमानस का समूह, ऐसा जन समूह, ऐसा व्यक्तियों का झुंड जिसका वंश एक हो, या जो जन्म से और वंश से बंधे हुए हों। अब बंधे का अर्थ क्या है? एक ही वंशावली हो जिनकी। जिन विद्वानों ने जाति या शब्द की उत्पत्ति को आधार माना है, उनमें 2-3 लोग बड़े प्रमुख हैं, वर्गिस, लीकॉक और फ्रेडियर फ्रोरे। इन लोगों ने शब्द की व्युत्पत्ति के आधार पर राष्ट्र को परिभाषित किया है। बर्गेस का क्या कहना है? बर्गेस नेशन शब्द को किस ढंग से परिभाषित करते हैं? उनके अनुसार राष्ट्र जो है वो भौगोलिक एकता वाले निश्चित इलाके में रहती हुई एक ही जाति की जनसंख्या है। बहुत सरल परिभाषा, बहुत सरल तरीके से उन्होंने राष्ट्र को परिभाषित किया है। भौगोलिक एकता हो और उस भौगोलिक एकता में रहने वाले एक ही जाति के लोगों की, उसकी जनसंख्या को राष्ट्र कहते हैं। यानी नस्ली एकता के आधार पर, नस्ल के आधार पर यह परिभाषित हो रहा है। रेस, नस्ल यानी रेस। नस्ली एकता से उनका अभिप्राय ऐसी जनसंख्या से जिसकी भाषा एक है, जिनका साहित्य भी एक हो, जिनका एक तरीके से परंपराएं एक हो, जिनका कहना चाहिए इतिहास एक हो। तो नस्ली एकता से अर्थ उनका मात्र केवल वंश ही नहीं था, पर उनका ये कहना था कि मूल रूप से इन सब बिंदुओं में एक रूपता हो, साहित्य को लेकर, भाषा को लेकर, परंपराओं को लेकर, ऐतिहासिकता को लेकर, और इनमें सब में एक रूपता दिखे।
रीति रिवाज उनके एक हों और जिसकी उचित और अनुचित की चेतना भी संयुक्त है। यह पंक्ति वो आखिरी में जोड़ते हैं, जिनके रीति रिवाज संयुक्त हों और जिसकी उचित और अनुचित की चेतना भी संयुक्त है। ये उचित और अनुचित वाली बात बर्जेस ने जो जोड़ी है, इसके पीछे तात्पर्य ये है कि समान हित, सबका हित को देखकर उचित और अनुचित का निर्धारण करें। यदि ये बिंदु किसी एक समाज में उपस्थित हैं तो वो एक राष्ट्र बनाते हैं। वहीं दूसरी ओर लीकॉक, LEACOC के लीकॉक, उनका कहना है कि राष्ट्र शब्द का उपयोग बहुत हल्के रूप में किया है, परंतु उसको नस्ल संबंधी रूप में समझना आसान है। यानी उसका भी उन्होंने बर्जेस जैसे नस्ल से ही जोड़ा है और उनके अनुसार राष्ट्र से अभिप्राय एक जाति या वंशगत विशेषताएं, एक रूप वंशगत विशेषताएं उससे है। एक जाति या एक रूप वंशगत विशेषताएं। दूसरे शब्दों में लीकॉक और बर्जेस नस्लीय दायरे से, दृष्टिकोण से राष्ट्र शब्द को परिभाषित करते हैं। लेकिन थोड़ा इसे हम पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर सकते, इस परिभाषा को। इसके आलोचक जो हैं उनका कहना है कि आज के युग में नस्ल तो राष्ट्र का कतई आधार नहीं हो सकता। आज जहां विश्व में इतना ज़्यादा लोगों का मूवमेंट हो गया है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाना आना और वहाँ बसना इतना ज़्यादा हो चुका है, तो ऐसे में नस्ली एकता की बात करना और राष्ट्र की परिभाषा उस नस्ली एकता के जरिए देना ये उचित नहीं होगा। इस प्रकार नस्ल को राष्ट्र का आधार मानना अनुचित है, ऐसा इनका कहना है। तो यदि नस्ली एकता की बात हम हटा दें तो दूसरा दृष्टिकोण जो मैंने बताया था, राजनीतिक दृष्टिकोण, राजनीतिक संबंधी दृष्टिकोण में क्या है? जाति संबंध, नस्ली आधार पर राष्ट्र की परिभाषा से जो लोग सहमत नहीं हैं, उनका कहना है कि राजनीतिक एकता, राजनीतिक महत्वाकांक्षा, वहाँ उसमें समानता हो। इन विद्वानों का कहना है जो इस दूसरे दृष्टिकोण से राष्ट्र को परिभाषित करते हैं, उनका कहना है कि राष्ट्र कोई जाति या नस्ली संगठन नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से संगठित लोगों का वह समूह, भावनात्मक रूप से संगठित एकत्रित लोगों का वह समूह जिसे राजनीतिक स्वतंत्रता मिली हुई हो, जिसे पूर्ण रूपेण राजनीतिक स्वतंत्रता मिली हुई हो। ये उनके अनुसार राष्ट्र कोई जाति, राष्ट्र कोई नस्ली या क्षेत्रीय या भाषावादी संगठन नहीं है, बल्कि यदि किसी भी भावनात्मक रूप से संगठित लोगों के समूह को यदि राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती तो वो राष्ट्र हो ही नहीं सकता। तो इसलिए राजनीतिक स्वतंत्रता उस समूह के लोगों में यदि है तो वह एक राष्ट्र है। राजनीतिक स्वतंत्रता, इस दृष्टिकोण के अनुसार यदि हम राष्ट्र की परिभाषा बोलें तो मिस्टर हेस, HAYES, मिस्टर हेस के अनुसार एक राष्ट्रीयता राजनीतिक एकता और संप्रभुता को प्राप्त करके राष्ट्र बन जाती है। देखिए, एक राष्ट्रीयता राजनीतिक एकता और संप्रभुता को पाने के बाद राष्ट्र के रूप में बन जाती है। संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? सॉवरेन। मैंने अन्य अध्यायों के संदर्भ में इस शब्द का जिक्र किया है, जहाँ पर वहाँ के निवासी सॉवरेन हों, सार्वभौम हों, संप्रभु हों,
अपने लिए स्वयं निर्णय लेने की क्षमता और ताकत रखते हों, राजनीतिक ताकत रखते हों, वो एक राष्ट्र है। ऐसा मिस्टर हेस का कहना है। हेस से सहमत होते हुए लॉर्ड बाइस, जो स्वयं भी राजनीतिक विचारक हैं, BRYS, उनके शब्दों में राष्ट्र और राष्ट्रीयता वो है जिसने अपने आप को स्वतंत्र या स्वतंत्र होने की इच्छा रखने वाले राजनीतिक संस्था के रूप में संगठित किया हो। यानी राजनीतिक स्वतंत्रता, सार्वभौमिकता और स्वयं के द्वारा निर्णय लेने की क्षमता एक राष्ट्र के अंदर रहने वाले समाज में होनी चाहिए, ऐसा लॉर्ड बाइस का भी कहना है। गिलक्राइस्ट, जो भी वो स्वयं भी इसी राजनीतिक दृष्टिकोण से परिभाषित करते हैं राष्ट्र शब्द को, उनका कहना है कि अर्थ की दृष्टि से राष्ट्र और राज्य दोनों समान हैं। अब देखिए, पहली बार ये शब्द राज्य और राष्ट्र दोनों शब्द आपके सामने आ रहे हैं, दोनों में अंतर है। लेकिन मिस्टर गिलक्रिस्ट का कहना है कि अर्थ की दृष्टि से दोनों समान हैं। राष्ट्र का अर्थ थोड़ा व्यापक हो जाता है और उस व्यापकता में क्या होता है, राज्य में कुछ और मिला देने से राष्ट्र का निर्माण। ये कुछ और क्या है? राज्य में कुछ और जो शब्द है वो इन्वर्टेड कॉमा में यदि हम रखें तो आपका ध्यान वहां जाएगा। ये राज्य में कुछ और मिला देने से राष्ट्र का निर्माण होता है। तो आखिर वो कुछ और क्या है? उनके अनुसार, मिस्टर गिलक्रिस्ट के अनुसार, एक राज्य के रूप में संगठित लोगों की एकता राष्ट्र है। एक राज्य के रूप में संगठित लोगों की एकता राष्ट्र है। तो यानी राज्य जो है आवश्यक नहीं है कि वहाँ एकता की भावना सतत रूप से रहे, लेकिन राष्ट्र में ये भावना रहती है। राष्ट्र राज्य का एक विस्तृत रूप है, व्यापक रूप है, ऐसा मिस्टर गिलक्रिस्ट का विचार है। यानी हम गिलक्रिस्ट की बात को यदि संक्षिप्त में लिखें एक फॉर्मूले के रूप में तो बड़ा सरल है। राष्ट्र बराबर राज्य धन राष्ट्रीयता, राष्ट्र बराबर राज्य धन राष्ट्रीयता। तो वो कुछ और क्या हुआ जो मैंने पूर्व में बताया था, इन्वर्टेड कॉमा में है, कुछ और का अर्थ है राष्ट्रीयता। राष्ट्र की जो परिभाषाएं ऊपर आपको हमने बताई अभी, इसकी भी कुछ लोगों ने आलोचना की। वंश आधारित परिभाषा की या शब्द आधारित परिभाषा की, राजनीतिक दृष्टिकोण से आधारित परिभाषा की, इसकी भी आलोचना हुई। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं और आलोचना होना स्वाभाविक है, क्योंकि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि एक वंश के लोगों से एक राष्ट्र बनता है? आप 11वीं के विद्यार्थी के नाते आपने बहुत से देश सुने होंगे जहां पर धार्मिक भिन्नताएं हैं, भाषाई भिन्नताएं हैं और नस्लीय भिन्नताएं भी हैं, रेस भी अलग अलग हैं। तो क्या वे राष्ट्र नहीं हैं? ऊपर जो मैंने पहले परिभाषा बताई उसमें तो ऐसा लगता है कि शायद राष्ट्र का संबंध नस्ल से यदि हो तो बहुत से देश, बहुत से राष्ट्र नहीं कहलाएंगे। इतिहास में तो अनेक उदाहरण हैं जिनसे साफ पता चलता है कि राज्य में कई राष्ट्र हो सकते हैं, एक राज्य में कई राष्ट्र हो सकते हैं और एक राष्ट्र कई राज्यों में भी फैला हुआ हो सकता है। मैं इस लाइन को पुनः दोहरा दूं, यदि आप इतिहास के पन्ने पलटें तो आपको देखेंगे कि जो ऊपर बातें बताई गई हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण और नस्लीय दृष्टिकोण, तो आप देखेंगे कि कई
ऐसे राज्य हैं जिसमें कई राष्ट्र समाहित हैं, अर्थात राज्य में कई राष्ट्र हो सकते हैं और एक राष्ट्र कई राज्यों में फैला हो सकता है। पहले पूर्व जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी दो अलग अलग राज्य थे, लेकिन दोनों राज्यों के नागरिकों का राष्ट्र एक ही था। ये पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के इतिहास को आपको थोड़ा सा स्वयं देखना पड़ेगा, थोड़ा स्वयं समझना पड़ेगा। दो राज्य, दोनों की अलग राजधानियां, दोनों की राजनीतिक सत्ता अलग अलग विचारधारा के आधार पर संचालित, लेकिन फिर भी राष्ट्र एक, अर्थात एक राष्ट्र एक से ज्यादा राज्यों में फैला हो सकता है। दूसरी ओर हम भारत की यदि बात करें, जहां पे न जाने कितनी भाषाएं हैं, कितने धर्म हैं, कितनी जातियां हैं, तो क्या हम एक राष्ट्र नहीं हैं? निश्चित रूप से एक राष्ट्र हैं। ये दूसरा दृष्टिकोण भी जो है वह आधुनिक दृष्टि से राष्ट्र को सही परिभाषित करने में असफल है। अब हम तीसरे पर दृष्टिकोण पे जाते हैं, जिसका जिक्र किया था, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। यदि इस नजरिए से देखें तो भावनात्मक एकता इस नजरिए में सबसे अहम है। भावनात्मक एकता। पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी, भारत, ये राष्ट्र हैं तो किस आधार पर? भावनात्मक एकता संबंधी दृष्टिकोण के पीछे विद्वानों का तर्क ये है कि राष्ट्र के निर्माण के लिए जाति, नस्ल, इनका ही साझा होना या परंपराओं का ही साझा होना पर्याप्त नहीं है, परंतु लोगों में मानसिक एकता होनी चाहिए, साझा होने करने की संभावनाएं होनी चाहिए, साझा करने के लिए अपनी संस्कृति को साझा करने की तत्परता होनी चाहिए। भावनात्मक रूप से एक रूपता हो। पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी दो राज्य तो बन गए, दोनों के बीच में भौगोलिक सीमा एक लाइन खींच दी गई, दो राज्य बन गए, लेकिन भावनात्मक रूप से वहां के लोग एक ही थे। इसीलिए एक राष्ट्र के अंदर दो राज्यों की बात हुई। इस विचारधारा से जो लोग सहमत हैं, भावनात्मक दृष्टिकोण की विचारधारा से, उनके अनुसार भावनात्मक और सांस्कृतिक एकता को राष्ट्र का मुख्य आधार माना जाना चाहिए। ये कुछ और जो है, ये भावनात्मक एकता, सांस्कृतिक एकता से इसका तात्पर्य है। उनके अनुसार इस प्रकार की जो एकता होती है, इस प्रकार की जो एकता की भावना होती है, वो लोगों में जाति, नस्ली समानता, ऐतिहासिक समानता और उसके साथ ही साथ पारस्परिक समानता इस कारण उत्पन्न होती है। इन विद्वानों में यदि हम बात करें, जो तीसरी दर्जे श्रेणी में जो आते हैं, जो सांस्कृतिक और भावनात्मक विचारों की अहमियत को, राष्ट्र को परिभाषित करते समय सबसे ऊपर रखते हैं, उनमें हैं ब्लैंचली, सबसे अहम नाम है ब्लैंचली, उसके बाद गवर्नर, फिर जीमन, बार्कर, हाउजर और स्टालिन। ब्लैंचली जो इस विचारधारा के सबसे प्रख्यात राजनीतिक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा है कि राष्ट्र ऐसे मनुष्यों के समूह को कह सकते हैं जो विशेषतया भाषा और रीति रिवाजों के द्वारा एक समान सभ्यता से बंधे हुए हों, जिसमें
उनमें अन्य सभी विदेशियों से अलग एकता की सुदृढ़ भावना पैदा होती हो, एक समान सभ्यता से बंधे हुए हों। और जब सभ्यता की बात आती है तो ऐतिहासिकता की बात आती है, पूर्व इतिहास की बात आती है, परंपराओं की बात आती है, संस्कृति की बात आती है। गार्नर राष्ट्र सांस्कृतिक रूप से समान व्यक्तियों का सामाजिक समुदाय है। राष्ट्र जो है सांस्कृतिक रूप से समान उन लोगों का एक समुदाय है जो भावनात्मक दृष्टि से और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से एकजुट से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सचेत हैं, सजग हैं। एक दूसरे के प्रति भावनात्मक एकता के लिए जो लोग सजग हैं, सचेत हैं, वह राष्ट्र कहलाता है। यह गार्नर की परिभाषा। वहीं जमर्न तीसरे पॉलिटिकल एनालिस्ट, उनके अनुसार राष्ट्र ऐसे लोगों का समूह जो एक विशेष भावुकता, सामीप्य और गौरव की संयुक्त भावना के साथ जुड़े हैं। सामीप्य होना जरूरी है। सामीप्य से तात्पर्य है निकटता, भावनात्मक रूप से एक दूसरे को अपने से निकट मानते हो अन्य लोगों की तुलना में। तो इस प्रकार ये सामीप्यता का होना बहुत जरूरी है एक राष्ट्र के को परिभाषित करते समय। और यहीं पर फिर मातृभूमि की बात आती है। तो इस प्रकार जमर्न जो परिभाषित करते समय कहते हैं, राष्ट्र ऐसे लोगों का समूह जो एक विशेष भावुकता, सामीप्य और गौरव की संयुक्त भावना द्वारा जुड़े हुए हों और एक मातृभूमि से संबंधित हों, अर्थात क्षेत्रीयता की बात भी उसमें वो शामिल करते हैं। ये परिभाषाएं जो मैंने पूर्व में दी, लगभग 9 से 10 लोगों के द्वारा राष्ट्र की परिभाषा, राष्ट्र के प्रति उनका दृष्टिकोण, तो इससे स्पष्ट निष्कर्ष है कि ये व्यक्तियों का समूह है। इस बात पे सभी सहमत हैं और साथ ही साथ इस बात पर भी सब सहमत हैं कि मानसिक और सांस्कृतिक एकता राष्ट्र निर्माण के लिए जरूरी है। भावनात्मक, मानसिक एकता से तात्पर्य है भावनात्मक। तो भावनात्मक एकता और सांस्कृतिक एकता अर्थात ऐतिहासिक दृष्टि से उनका एक तरीके का कॉमन इतिहास रहा हो, तो ये राष्ट्र निर्माण के लिए जरूरी है। राष्ट्र निर्माण का अर्थ है राष्ट्र बनाने के लिए। राष्ट्र विकास की बात नहीं कर रहे हैं हम, राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हैं। एक राष्ट्र को बनाने के लिए इन तत्वों का होना बहुत अहम है। स्विट्जरलैंड में भाषाई भिन्नता, जैसा मैंने बताया, और वहाँ धार्मिक भिन्नता भी बहुत है। स्विट्जरलैंड में भाषाई भिन्नता और धार्मिक भिन्नता भी बहुत है। स्विट्जरलैंड देखिए एक बहुत छोटा देश है, लेकिन छोटा होने के बावजूद वहाँ जो भी जनसंख्या है उसमें बहुत भिन्नताएं हैं, परंतु फिर भी स्विट्जरलैंड एक राष्ट्र माना जाता है, एक देश, एक राष्ट्र माना जाता है। और यही बात भारत के संबंध में भी है। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं अब, और आप इस बात से पूरी तरह सहमत होंगे कि किसी राष्ट्र के लिए भावनात्मक एकता उसका प्रमुख तत्व है। तो राज्य, धन, भावनात्मक एकता। लेकिन इसका विकास, राष्ट्र का विकास जो होता है वो धर्म, भाषा, जाति के बिना भी हो सकता है। इस प्रकार हमने राष्ट्र को समझने की कोशिश की है। उसके राष्ट्र को समझने के लिए जो 3 अलग अलग नज़रिए थे, उन नज़रियों पर प्रकाश डालते हुए हमने समझा है कि भावनात्मक एकता किसी राष्ट्र के निर्माण के लिए एक अहम तत्व है। ये तो हुई राष्ट्र की बात, नेशन।
अब हम आते हैं थोड़ा उससे आगे, नेशनैलिटी अर्थात राष्ट्रीयता। देशभक्ति को अभी मैंने नहीं छुआ है, और वो इसलिए कि पहले हम राष्ट्र राष्ट्रीयता को अच्छी तरह समझ जाएं, फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीयता और देशभक्ति में क्या अंतर है, या राष्ट्रवाद और देशभक्ति में क्या अंतर है। राष्ट्रवाद भी राष्ट्रीयता से ही जुड़ा हुआ, इसलिए हम पहले राष्ट्रवाद के मूल में जाने का प्रयास कर रहे हैं, और उस प्रयास में हमने राष्ट्र क्या है, कैसा होता है, उसकी क्या परिभाषा समझा। अब हम थोड़ा राष्ट्रीयता जाने। नेशनैलिटी, जैसे राष्ट्र शब्द के लिए अलग अलग दृष्टिकोण हैं, ऐसे ही राष्ट्रीयता के लिए भी अलग अलग दृष्टिकोण हैं। लोगों ने अलग अलग तरीके से राष्ट्रीयता को सोचा है। यदि शब्द उत्पत्ति की बात करें तो मैंने जैसे लिखा है नेशनैलिटी, और नेशन से बना हुआ है नेशियो, जिसका नस्ल या पैदा हुआ से संबंध है। इस आधार पर एक समान नस्ल में पैदा होने वाले मनुष्यों का समूह एक राष्ट्रीयता होगी। बहुत सरल, एक नस्ल वाले, एक क्षेत्र में पैदा हुए लोग, एक नस्ल के लोग एक राष्ट्रीयता कहलाएंगे। लेकिन इस अर्थ को अब कोई नहीं मानता, क्योंकि राष्ट्र की परिभाषित करते समय जब मैंने बताया था नस्लवादी दृष्टिकोण, तो ये बात स्पष्ट हो गई थी कि ये परिभाषा बिल्कुल सही नहीं बैठती, गलत ही है। तो राष्ट्रीयता का आधार भी यदि नस्ल से लिया जाए तो वो लोगों को स्वीकार्य नहीं है। लेकिन इस अर्थ को अब कोई स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि अब संसार में कोई एक ऐसी जाति है ही नहीं जो कह सके कि रक्त की शुद्धता का दावा कर सके और कह सके कि हमारी यही नस्ल है। अब तो पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में ये कहना मुश्किल होगा कि कौन सा व्यक्ति मूल रूप से किस नस्ल का था। ये अंतरजातीय विवाह, अंतर क्षेत्रीय आवागमन, निवास और इन सब तत्वों ने जाति आधारित राष्ट्र की परिभाषा को बिल्कुल गलत साबित कर दिया है। तो अब हम थोड़ा इस पर जाएं कि लॉर्ड ब्राइस के शब्दों में राष्ट्रीयता वह जनसंख्या है जो भाषा, साहित्य, विचार, प्रथाएं और अन्य बंधनों में इस तरह बंधी हुई हैं कि वह अपने आप को एक ठोस एकता में अनुभव करे। एक ठोस एकता में व्यक्तियों का समूह, वह जनसंख्या जो भाषा, वंश, रंग, जाति इन मुद्दों को लेकर, परंपराओं, इन मुद्दों को लेकर भावनात्मक रूप से एकता महसूस करे, एक ठोस एकता का अनुभव करे और इन्हीं आधारों पर बंधी हुई दूसरी जनसंख्या को अलग समझे। यानी जनसंख्या, ऐसी जनसंख्या जो इन आधारों पर एक रूप है, बंधी हुई है, इन आधारों के बल पर एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ऐसे लोगों का समूह, उसकी राष्ट्रीयता है। और इन्हीं आधारों पर बंधी हुई दूसरी जनसंख्या या दूसरे समूह को वो अपने से अलग समझे तो राष्ट्रीयता होती है। लॉर्ड ब्राइस ने उसी शब्दों में कहा है कि राष्ट्रीयता वो जनसंख्या है जो सामाजिक रूप से, भावनात्मक रूप से एक दूसरे से बंधी होनी चाहिए। बर्गेस का क्या कहना है कि राष्ट्रीयता किसी एक राज्य में रहने वाली संपूर्ण आबादी का, एक राज्य में रहने वाली संपूर्ण आबादी का एक अल्पसंख्यक समुदाय, ये परिभाषा दी है बर्गेस ने। ब्राइस की परिभाषा को हम देख चुके हैं और अब
तीसरा जो गिल्ट राइस की परिभाषा थी उस पर थोड़ा नजर डालें। गिल्ट राइस के अनुसार राष्ट्रीयता एक आध्यात्मिक भावना है, राष्ट्रीयता एक सिद्धांत है, आध्यात्मिक भावना है, कुल मिलाकर भावनाओं का खेल है। राष्ट्रीयता का बहुत निकट का संबंध भावनाओं से है और इस प्रकार राष्ट्रीयता की उत्पत्ति उन लोगों में होती है जो साधारण तौर पर तो एक जाति, एक भूमि, एक भाषा, एक धर्म, एक समान इतिहास, परंपराएं रखते हैं तथा जिनके एक से राजनैतिक समुदाय और राजनीतिक एकता आदर्श होते हैं। तो इसमें गिलक्रिस्ट ने बड़ा स्पष्ट किया है कि भावनाओं से संबंध है, भावनाओं से जुड़े हुए हों, एक जगह रहते हों। भाषाएं ये सब तो ठीक है, लेकिन सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हों। इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं फिर से कि राष्ट्रीयता एक भावनात्मक संबंध है। राष्ट्रीयता बराबर भावनात्मक संबंध, जो एक भाषा, साहित्य, धर्म, इतिहास, परंपराओं आदि के बल पर लोगों को बांध के रखती है। लेकिन राष्ट्रीयता के लिए जरूरी नहीं कि ये सब हों। इनमें से कुछ मिल जाते हैं, इनमें से कुछ तत्व नहीं रहते और कुछ तत्व तो आपस में इतना मिल जाते हैं कि वही राष्ट्रीयता का निर्माण करते हैं। जरूरी नहीं है कि भाषा एक हो। भारत के संदर्भ में यदि हम बात करें तो जरूरी नहीं कि भाषा एक हो, जरूरी नहीं कि धर्म एक हो, लेकिन इतिहास एक रहा है, भौगोलिक एकता रही है और कुछ परंपराएं, कुछ सांस्कृतिक एकता, उसका लंबा इतिहास, ये हम सबको जोड़ के रखा है। भले ही जातियां कई हों, लेकिन सारी जातियां किसी एक धर्म के अंतर्गत आती थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीयता एक भावनात्मक संबंध है और जरूरी नहीं है कि भावनात्मक संबंध या राष्ट्रीयता के लिए सभी तत्व समाहित हों। इनमें से कुछ तत्व नहीं भी हो सकते और कुछ तत्व ज़्यादा हावी भी रहते हैं। अलग अलग देशों की राष्ट्रीयता का कारण अलग अलग हो सकता है, पर इन्हीं तत्वों के बीच से वो निकलेगा। जब कुछ तत्व आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को संबल देते हैं, बांधते हैं, तब राष्ट्रीयता का निर्माण होता है।